अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नया टॉपिक है और चैप्टर भी नया है, बायोएनर्जेटिक्स। चैप्टर नंबर 7 है बायोएनर्जेटिक्स। असल में अगर आप सोचें आपने एक दिया सलाई जलानी है या एक लाइटर ऑन करना है, तो इसके लिए आपके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप अपने बाजुओं को हरकत दें और जो लाइटर का इग्निशन बटन उसे दबा सकें। उसके लिए आपके पास इतनी केमिकल एनर्जी होनी चाहिए अपने जिस्म में कि वो आपके बाजुओं को हरकत दे। और केमिकल एनर्जी हासिल करने के लिए आपने इतनी खुराक खाई होनी चाहिए जिससे केमिकल एनर्जी हासिल हो। आपने एक रोटी का नवाला खाना है, उसके लिए आप अपने बाजुओं को आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपनी मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसे चबा के मैदे के अंदर ले गए हैं, मैदे ने उसे डाइजेस्ट करके उससे जो हासिल होने वाली एनर्जी है उसे कौन सी एनर्जी हासिल की है? केमिकल एनर्जी हासिल की। केमिकल एनर्जी हासिल करने के बाद जब आपने दिया सलाई जलानी है, फिर आपकी फिजिकल एनर्जी होगी। जब लाइटर ऑन होगा तो उसकी जो हीट निकलेगी वो हीट एनर्जी में हो जाएगी। तो अगर आप सोचें कि एक एनर्जी की शक्ल से दूसरी शक्ल, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह ये तसलसल चलता रहता है। और थर्मोडायनेमिक्स का भी एक लॉ था कि एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही उसे मारा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। तो बायोएनर्जेटिक्स में असल में इसकी जो डेफिनेशन है इसमें है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा जानदारों के अंदर जो एनर्जी के तबादले हैं, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाना, दूसरी से तीसरी शक्ल में जाना, इस चीज को बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। आज का ये हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7 आपका बायोएनर्जेटिक्स, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी आई, सोलर एनर्जी, पौधे ने वो एनर्जी इस्तेमाल की और अपने लिए खुराक बना ली, और खुराक के तौर पर जो उसने मॉलिक्यूल बनाया उसके बॉन्ड के दरमियान एनर्जी मौजूद होगी। प्रिपरेशन ऑफ फूड, पौधों के बारे में बता रहे हैं कि सूरज की रोशनी आई, सोलर एनर्जी आके गिरी पौधे के ऊपर, उसने उसे कन्वर्ट कर दिया एटीपी में। और एटीपी के हम जानते हैं कि उसके जो पी होते हैं, जो फॉस्फेट होते हैं, उनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो सोलर एनर्जी किस में तब्दील होगी? एटीपी। और एटीपी असल में है कहां पे? बॉन्ड एनर्जी के अंदर है, यानी कि जो बॉन्ड बना हुआ है उसके अंदर एनर्जी है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, जो खुराक पौधे ने बना ली है उसको अब तोड़ना भी तो है, बॉन्ड एनर्जी को उसने तोड़ा है। क्या चीज हासिल की है? एटीपी। किस लिए एटीपी हासिल की है? लाइफ एक्टिविटीज के लिए। एटीपी को उसने इस्तेमाल किया है डिफरेंट प्रोसेसेस में, डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज में इसने इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप देखें कि सोलर एनर्जी पहले एटीपी यानी कि बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट हुई, बॉन्ड एनर्जी दोबारा टूटी, दोबारा एटीपी में कन्वर्ट हुई, और बेशुमार दूसरे प्रोसेसेस हुए जिसमें इवेपोरेशन भी है, थोड़ा पौधे ने अपने आप को गर्म भी रखा, हीट एनर्जी भी है, उसने अपनी ग्रोथ भी की है, बेशुमार काम किए उसने अपने लाइफ प्रोसेसेस किए हैं। लिहाजा पौधे के अंदर ये वाला प्रोसेस बायो एनर्जेटिक्स कहलाएगा, यानी कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो रही है, दूसरी से तीसरी में कन्वर्ट हो रही है। थोड़ी बहुत एनर्जी हीट एनर्जी के तौर पर उस जानदार से निकल के बाहर भी चली जाती है दूसरे एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो दोबारा घूम फिर के उसी जानदार के पास या किसी दूसरे जानदार के पास चली जाती है, चक्कर लगाती है, लेकिन खत्म बिल्कुल नहीं होती। इससे नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। असल में एनर्जी हासिल करना, एनर्जी दे देना, एनर्जी बनाना, एनर्जी को तोड़ देना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की मरहून मेहनत है। ऑक्सीडेशन की 3 तारीफें हैं, रिडक्शन की भी 3 तारीफें हैं। ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हासिल करने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक मॉलिक्यूल ने या एक एटम ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। तीसरे नंबर पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, किसी मॉलिक्यूल ने अपने हाइड्रोजन को निकाल दिया तो उसने असल में एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब कोई मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन निकाल देता है तो हम समझते हैं कि इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसी तरह रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल जाएगी किसी मॉलिक्यूल से तो वो रिड्यूस हो जाएगा और रिडक्शन का प्रोसेस कहलाएगा। दूसरे नंबर पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, जब भी कोई मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एटम हासिल करता है इसका मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया है। और जब ये दोनों प्रोसेसेस एक ही सेल के अंदर एट अ सेम टाइम हो रहे हों उस प्रोसेस को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। फर्ज करें रिडक्शन के स्पेलिंग है RED और ऑक्सीडेशन के स्पेलिंग है OXIDAITI।
लेकिन जब ये दोनों प्रोसेस एक ही सेम टाइम पे हो रहे हैं, एक ही सेल के अंदर हो रहे हैं, तो उसे रेडॉक्स का नाम दिया जाएगा। RED रिडक्शन से लिया जाएगा और OX जो है ये ऑक्सीडेशन से लिया जाएगा। लिहाजा जब भी रिडक्शन की डेफिनेशन आए आपकी कि जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक ही जगह पर सेम टाइम पे हो रहे हो तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ATP, द एनर्जी करेंसी। आप उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते, कोई चीज खरीद नहीं सकते, कोई चीज आप ले नहीं सकते, आप खाने के लिए कोई चीज नहीं ले सकते, पहनने के लिए कोई चीज नहीं ले सकते जब तक आपके पास पैसा ना हो। इसी तरह कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये वाली करेंसी ना हो। ये वाली करेंसी ATP होगी तो आप कोई भी काम कर सकेंगे, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकेंगे, अदरवाइज आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी है वो पैसा है या रुपया है, तो रुपए और पैसे के बगैर कोई बंदा कोई काम नहीं कर सकता। इसी तरह सेल की एनर्जी ATP है और सेल ATP के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ATP के अंदर ये मैंने उसके कंपोनेंट्स लिख दिए हैं। 3 फॉस्फेट होते हैं, एक राइबोज शुगर से मुराद है उसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, और एक एडेनिन बेस होती है जिसे नाइट्रोजनस बेस भी कहा जाता है। और इसका ये स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, P और P ये फॉस्फेट है, ये राइबोज शुगर है लगी हुई और ये एडेनिन लगा हुआ है। असल में सारी एनर्जी इन फॉस्फेट के दरमियान ये जो बॉन्ड बने हुए हैं असल में ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? कोवेलेंट बॉन्ड है जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, जो यहां पे लगा हुआ है उसे हम कहेंगे ये इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। और इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही सारी एनर्जी स्टोर होती है। जब ये बॉन्ड तोड़ दिया जाता है तो एनर्जी रिलीज कर ली जाती है या हासिल कर ली जाती है। ये 3 फॉस्फेट हैं, इन दोनों के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड है और इन दोनों के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हमें एनर्जी हासिल होगी। असल में इन दोनों ये दोनों जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इनको दरअसल एनर्जी बॉन्ड कहते हैं। जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो वो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई से मतलब 3 फॉस्फेट लगे हुए, ATP को तोड़ेगा ADP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई से मतलब उसके पास 2 फॉस्फेट रह गए, एक फॉस्फेट ये वाला रिमूव हो गया, एक PI से मतलब फॉस्फेट इनऑर्गेनिक, है, ये ऑर्गेनिक तो है नहीं, डेफिनेटली बात है। फॉस्फेट इनऑर्गेनिक ये अलग हो गया और हमें एनर्जी हासिल हुई 7300 कैलोरी या 7.3 किलो कैलोरी। उसके बाद ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अगर सेल को मजीद एनर्जी की जरूरत हो तो वो जरूरत पड़ने पे से ADP को भी तोड़ सकता है, और ADP को तोड़ेगा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो से मतलब उसके पास एक ही फॉस्फेट रह गया, ये दोनों फॉस्फेट यहां से रिमूव हो चुके हैं, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक उससे अलग हो गया और 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमें हासिल हुई। और अगर उसने एनर्जी इस्तेमाल करके खाना खा लिया है या सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके उसने अपने लिए खुराक बना ली है, तो वो खुराक बनाने के बाद दोबारा से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ मिला के क्या बना लेगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को मजीद ATP में कन्वर्ट करना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो अगर सेल के पास मजीद एनर्जी होगी और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक मौजूद होगा तो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक को 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी इस्तेमाल करके इन दोनों को इसके साथ लगा दिया जाएगा और हमारे पास सेल की करेंसी ATP बन जाएगी। अदरवाइज अगर सेल के पास ATP ना हो तो सेल आस्ता आस्ता मरना शुरू हो जाएगा। जिस तरह अगर इंसान के पास पैसे ना होंगे, करेंसी ना होगी किसी मुल्क की, तो वो आस्ता आस्ता खाना पीना छोड़ के मरना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर सेल के पास ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ना होगी तो वो भी आस्ता आस्ता मरना शुरू हो जाएगा। दोबारा से सुने, ATP के पास 3 कंपोनेंट हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं उसके पास, एक राइबोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस जिसका नाम है एडेनिन। असल में सारी एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स के दरमियान जुड़ी होती है जिन्हें एनर्जी बॉन्ड कहते हैं। असल में फॉस्फेट 2 फॉस्फेट के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड हाई एनर्जेटिक बॉन्ड होता है, उसके दरमियान बेशुमार एनर्जी स्टोर या छुपी हुई होती है।
जब सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को तोड़ के एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी हासिल कर लेता है। जब मजीद एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा एएमपी में एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में और दोबारा से एनर्जी हासिल कर लेगा 7.3 किलो कैलोरी या 7300 कैलोरीज। और जब उसके पास एनर्जी आ जाएगी वो इस काबिल हो जाएगा कि वो एनर्जी हासिल कर रहा है तो वो एनर्जी दे के उस एएनपी को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा और दोबारा से उसे दोबारा एनर्जी और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक देके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करके अपने लिए एनर्जी स्टोर कर लेगा।